डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन में हम पहले ये देखेंगे कि किस किस्म के मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन दिखाते हैं और किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है, ये भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, हम इस एल्डोल कंडेंसेशन की काइनेटिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन दिखाते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। और एक चीज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कभी एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया होगा तो हम कैसे ये बता सकेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं कि वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले ये एल्डोल कंडेंसेशन है क्या? ये एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, मगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होनी चाहिए, वो कंडेंस होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एल्डोल। और वो एल्डोल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। चलो देखिए आप। नाउ सबसे पहले जो मैंने ये भी कहा कि ये वो एल्डिहाइड से कीटोन्स दिखाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो मैं यहां पे पहले ये लिखना चाहूंगा, एल्डोल रिएक्शन involves condensation between two molecules of aldehyde or ketone having alpha hydrogens in the presence of dilute base. The product formed is called aldol, and which on dehydration gives alpha beta unsaturated carbonyl compound। और इसी रिएक्शन को जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या दो कीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होकर पहले वो बनाते हैं एल्डोल, और वो एल्डोल दैट ऑन जेंटल हीटिंग व्हाट हैपेंस, वहां पे डिहाइड्रेशन होती है और वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस होल रिएक्शन is called in fact aldol condensation.
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट दे शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन्स, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या कीटोन मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। यहाँ पे डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एल्डोल। पहले एल्डोल बनता है। इनफैक्ट दिस एल्डोल इट इज एडिशन प्रोडक्ट, और यही एडिशन प्रोडक्ट फिर जेंटल हीटिंग पे डिहाइड्रेट होकर ये एक कंपाउंड बनाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है फ्रॉम दीज एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स और कीटोन मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, दैट ओवरऑल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हम अब देखने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग द एग्जांपल। यहां पे एक और चीज में कहना चाहूंगा कि यहां पे हम डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डाइल्यूट बेस के बदले कंसंट्रेटेड बेस इस्तेमाल करें, क्या हमारा प्रोडक्ट जो इस वक्त बनता है क्या ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा? डेफिनेटली यू विल फाइंड द प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट। ये प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट होगा ये भी हम इसमें इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट बेस, इसका हमें यहां पे ख्याल रखना है कि हमें यहां पे डाइल्यूट बेस का ही इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। नाउ आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब नाउ सी, इनफैक्ट पहले हम एल्डिहाइड्स की ये रिएक्शन दिखाएंगे। जो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, एंड इनफैक्ट इट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। इट इज एसिटाल्डिहाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल। एक और एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लेंगे, बट द कंडीशन इज दे शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन्स, जो मैं अभी बताऊंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। नाउ व्हाट हैपन्स, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि अल्फा हाइड्रोजन्स हम किनको कहेंगे? जो भी फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, इस CHO के जो भी फंक्शनल ग्रुप है इसके नेक्स्ट जो कार्बन है इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और जो ये अल्फा कार्बन है इस पर जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। और ये अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक क्यों होते हैं वो हम देखेंगे आगे। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे इट इज फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन्स ऑफ दैट कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए आप कि फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट में जो भी कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूंगा CH3 CH2 COOH, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये है। इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर आप जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज दिस, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन है एंड सो ऑन। द हाइड्रोजन्स ऑफ अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स, और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन्स को हम बीटा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहूंगा ताकि ये अल्फा बीटा हमें क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास कोई इस तरह का होगा CH3OH, तो यहां पे चूंकि फंक्शनल ग्रुप ये है, इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी कार्बन होगा इट इज अल्फा। तो यहां पे अल्फा कार्बन ये है और हाइड्रोजन इस तरह के हैं। तो इसी तरह से यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये है,
इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो उसके बाद जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्लियर? तो यहां पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, CH3Cl, तो ये फंक्शनल ग्रुप यहां पे है और ये होगा इसका अल्फा कार्बन। क्लियर? नाउ सो दिस वाज अबाउट कि अल्फा कार्बन को हम कैसे यहां पे देख पाएंगे कि अल्फा कार्बन है यहां पे या नहीं। तो पहली जो कंडीशन है कि जो भी एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए जरूरी है कि वहां पे अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो इसके पास भी अल्फा कार्बन है और इसके पास भी अल्फा कार्बन है, और जो हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने के लिए। नाउ देखिए आप प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे। एक्चुअली क्या होता है, हम इसका मैकेनिज्म भी जानने की कोशिश करेंगे। इट इज इनफैक्ट CH3, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, CH2 मैं इसको H अलग से लिखूंगा। एक्चुअली क्या होता है ये आप देखेंगे कि यहां पे ये CH2 ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाता है और H यहां से निकलता है एज H पॉजिटिव। तो वो नेगेटिवली चार्जड कार्बन दैट अटैक्स दिस कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगी दैट विल अटैक दिस कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है? तो यहां पे H रिलीज होगा एज H पॉजिटिव। तो जो ही बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी क्योंकि 1 2 3 4 ये पांचवा बॉन्ड होगा। तो उसी वक्त ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी ऑक्सीजन पर, और उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H पॉजिटिव को अपने साथ लिंक करके यहां पे OH बन जाएगा। ठीक है? देखिए आप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें यहां पे देखिए आप, CH3, ये CH3 है। अब COH, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज आकर फिर इसके साथ H पॉजिटिव आ जाएगा ताकि ये OH बन जाए, और ये H इसके साथ है ही पहले से ही, ये वाला H। तो CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? एक और चीज आप यहां पे याद रखिएगा, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां पे जो ये प्रोडक्ट बना हमें, अगर हम इस प्रोडक्ट का नाम देना चाहेंगे, इट इज अगर हम IUPAC नाम देना चाहेंगे 1 2 3 4, इट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और इसी को यहां पे इसी का नाम है इनफैक्ट एल्डोल। इसी का नाम है, इसी एडिशन प्रोडक्ट का नाम है एल्डोल। अब एल्डोल इसका नाम क्यों है? एल्ड इस वजह से क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इस जो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिला, इट कंटेन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ऑल क्यों है इसमें? इट इज बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। दिस एल्डोल, ये जो एल्डोल है, इट readily undergoes dehydration। यहां पे डिहाइड्रेशन होती है ऑन जेंटल हीटिंग, जिसकी वजह से यहां पे जो कंपाउंड मिलता है हमें दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। एक्चुअली होता क्या है यहां पे ये OH और ये वाला ये जो CH2 है इसका H बाहर निकलता है एज वाटर। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा एज H2O, सो इट इज डिहाइड्रेशन। तो जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहां पे बन जाता है। तो प्रोडक्ट हमें मिलता है इस तरह से, CH3 CH
CH3CH, यहां पे अब डबल बॉन्ड होगा, CH C double bond OH, and it is in fact called alpha beta unsaturated carbonyl compound. Alpha beta unsaturated carbonyl compound. This is अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो प्रोडक्ट है एल्डोल, ये रेडीली इसमें क्यों तब्दील होता है? बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, और इसकी स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन, क्योंकि ये कंजुगेशन दिखाता है, और कंजुगेशन की वजह से प्रोडक्ट स्टेबलाइज होता है, और जितनी कंजुगेशन ज्यादा होगी उतनी ही उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि ये रेडीली इसमें तब्दील होता है। जो ये इनफैक्ट ये रिएक्शन है, अगर हम यहां पे देखेंगे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को हमने यहां पे कंडेंस किया है, और यहां पे हमें एक प्रोडक्ट मिला एल्डोल। ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एल्डोल बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। मगर अगर हम पूरी रिएक्शन को देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड का पहले एल्डोल बनाना, फिर एल्डोल में से वाटर निकलना, ताकि यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिले हमें, तो इस पूरे रिएक्शन को ही कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो इनफैक्ट अगर हम इसका भी आयुर्वेदिक नाम लिखना चाहेंगे, इट इज यहां पे नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा इसका? इट वुड बी ब्यूट 2 इन एंड 1 अल, या हम ऐसे लिखेंगे ब्यूट 2 इन अल। ये आयुर्वेदिक नाम है इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का, और इसका एक और नाम है दैट इज कॉमन नाम क्रोटोनल्डिहाइड। तो यह रिएक्शन देखिएगा, यहां पे मैं फिर कहना चाहूंगा, एल्डिहाइड का एल्डोल बनाना, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का यहां पे जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो एल्डोल बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। यहां से यहां तक एल्डोल रिएक्शन हम बोलते हैं। मगर अगर हम इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे, पहले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स एल्डोल बनाते हैं, फिर एल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। इस पूरे रिएक्शन को ही कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली कंडेंसेशन का मतलब ही यह है कि जब मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, कंबाइन होंगे, तो वहां पे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होता है, तो टू बी मोर प्रिसाइज हम यहां तक इसको अभी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। और जब यहां से यहां तक हम देखते हैं प्रोडक्ट, जब यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनने तक फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कह सकते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स का कंडेंस होना विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl etc. दैट इज इन फैक्ट कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये आप नोट कीजिएगा। कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में हम देखना चाहेंगे। नाउ इसी तरह से हम कीटोन्स की भी एक रिएक्शन यहां पे देना चाहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन कीटोन्स भी दिखाते हैं। दे शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा CH3COCH3, दैट इज एसीटोन। एक और मॉलिक्यूल हम ले लेंगे एसीटोन का, इट इज अगेन एसीटोन।
again in the presence of dilute base, what happens कि यहाँ पे जिस तरह से मैंने इससे पहले भी कहा कि यहाँ पे आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट में इट इज अल्फा कार्बन और इसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसी तरह से ये भी अल्फा कार्बन है और इसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जिस तरह से इस मॉलिक्यूल में हमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसी तरह से यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा CH2, H को मैं अलग से लिखूंगा। एक्चुअली यहाँ पे एक कार्बन आयन बनता है, आप समझो H यहाँ से निकलेगा एज H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगी वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आने की वजह से ये इस एस्टोन मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। तो जो ही ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल कंबाइन विद H पॉजिटिव एंड फॉर्म द OH देयर। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो किस तरह का होगा, लाइक दिस CH3, अगर आप देखेंगे COH, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज और ये H OH होगा, फिर इस CH3 को हम यहाँ दिखाएंगे, ये CH2 इसके साथ कनेक्ट होगा, दैट इज CH2CO एंड CH3। क्लियर? एक और चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इस प्रोडक्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड कीटोन, इट इज कॉल्ड कीटोन। मगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे आर वेरी मच सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को भी एल्डोल नाम हम देते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल ड्यू टू सिमिलैरिटी बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है? नाउ अगर हम इस एल्डोल का नाम देखेंगे, आयुपेक नाम, इट इज यहां से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, इट इज 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल pentane 2O, it is 4 hydroxy 4 hydroxy 4 hydroxy 4 methyl 4 methyl pentane 2On, ये इसका आयुपेक नाम होगा। नाउ तो इस तरह से हमें यहां पर भी एल्डोल हमें मिल जाएगा, and it will again readily undergo dehydration। उस डिहाइड्रेशन में ये वाला OH और ये H बाहर निकलेगा एज वाटर, तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इट्स लाइक दिस, द प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, and it is again alpha beta unsaturated carbonyl compound। क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन होने की वजह से दिस प्रोडक्ट वुड बी मोर स्टेबल, एज ए रिजल्ट ये जो एल्डोल या कीटोल है इट विल रेडीली अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन है इट विल अगेन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH नेगेटिव, और जो ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, चाहे आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे
या पहले वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट देखेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप एक और नाम से भी देखेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अगर आप इस कार्बन का को नंबरिंग दे देंगे, देन इट वुड बी अल्फा और ये बीटा होगा। तो ये यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक्चुअली ये एल्डोल है क्या है? इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे, क्योंकि कॉमन नामों में ही हम अल्फा बीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और बीटा पर क्या ग्रुप है? दैट इज OH ग्रुप। तो इसको हम उस हिसाब से कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसी को हम इनफैक्ट बोलते हैं एल्डोल और कीटोन, कीटोल, एल्डोल और कीटोल। तो यहाँ पे एक और चीज आप याद रखेंगे, एक्चुअली ये एल्डोल या कीटोल होता क्या है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। या अगर आप एल्डिहाइड्स में देखेंगे, वहां पर भी देखेंगे आप बीटा पोजीशन पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो वहां पे होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एक्चुअली ये एल्डोल्स या कीटोल्स होते क्या हैं? दे आर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। तो इस हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि एल्डोल रिएक्शन है क्या। एक्चुअली एल्डोल रिएक्शन में हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या कीटोन मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके वहां पे हमें एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। वो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसी को हम एल्डोल बोलते हैं। वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दैट ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो पूरी रिएक्शन है, पहले यहां पे एसीटोन का कीटोल बनाना या एल्डोल बनाना, फिर एल्डोल में डिहाइड्रेशन होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना, इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी ये एल्डोल है, ये एल्डोल है क्या? एक्चुअली इट इज अल्फा बीटा, इट इज दिस एल्डोल इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। या हम इस तरह से भी कहेंगे कि ये जो एल्डोल्स होते हैं या कीटोल्स होते हैं, दे आर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअली एल्डोल रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो कंडेंस होके हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, और उसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम दैट इज कॉल्ड एल्डोल, और उसमें डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, और जिसकी वजह से इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड्स में से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है और कीटोन हमें किस किस्म का प्रोडक्ट यहां पे देता है। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म। अब एल्डिहाइड्स का मैकेनिज्म हम अलग से देखेंगे, और कीटोन्स में ये जो रिएक्शन होती है इसका मैकेनिज्म हम अलग से देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इनकी जो काइनेटिक्स है दैट इज डिफरेंट, और इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको ये पूछा जाएगा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो हम देखना चाहेंगे। आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा अभी। नाउ अब हम इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे। मैं फिर एक्चुअली एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। द रिएक्शन वाज लाइक दिस। जिसका हम मैकेनिज्म अब पढ़ने जा रहे हैं।
CH3COH HCH2 और ये हमें मिला था एल्डोल। दैट इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्चुअली क्या है, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट इज अल्फा, इट इज बीटा, इट इज गामा, यानी बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज व्हाई इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम यहाँ पे एल्डोल का नाम देते हैं। नाउ सी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है इसका, पहले स्टेप में क्या होता है, जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, तो एक मॉलिक्यूल OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करके वहां पे कार्बन आयन बनाते हैं, जैसे कि इस तरह से OH नेगेटिव, ये मैंने CH3 इस तरह से लिखा है, CH2H को मैंने अलग से लिखा है C∬OH। इनके दरमियान एक्चुअली एक रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये OH नेगेटिव यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाती है, तो यहाँ पे इस तरह से मिलता है CH2 नेगेटिव C∬OH प्लस H2O, और ये इनफैक्ट यहाँ पे हमें वाटर मिलता है। ये जो यहाँ पे इट इज इनफैक्ट कार्बन आयन, और इस कार्बन आयन को यहाँ पे नाम देते हैं हम इनोलेट आयन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनोलेट आयन हम उस कार्बन आयन को कहते हैं जहां पे कार्बोनाइल कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगी, तो उसी को हम इनोलेट कहते हैं, और इसको आप कार्बन आयन का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर? नाउ इनफैक्ट ये इनोलेट आयन बनता क्यों है, यहां पे दो ड्राइविंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन, अगर आप देखेंगे ये जो C∬O है कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है इस साइड में, अगर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ऑटोमेटिकली इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा होगी, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव रेडिली इलिमिनेट हो सकता है एज H पॉजिटिव। क्लियर? तो एक रीजन, एक ड्राइविंग फोर्स इस इनोलेट आयन बनाने के लिए है, वो है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से दिस H कैन बी इजिली रिमूव्ड एज H पॉजिटिव। क्लियर? एक पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, और जो ये इनोलेट बनता है, अगर ये इनोलेट स्टेबल है तो इसका मतलब ये बनने की कोशिश जल्दी करेगा, मतलब इसकी फॉर्मेशन फिर जल्दी होगी। तो अब ये स्टेबल है या नहीं, ये इनफैक्ट इट इज हाईली स्टेबल, एंड इट इज स्टेबिलिटी इज ड्यू टू दिस कंजुगेशन, क्योंकि कंजुगेशन दिखाता है इस तरह से। अगर मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। तो ये रेजोनेंस होने की वजह से, ये कंजुगेशन होने की वजह से दिस इनोलेट आयन गेट्स फर्दर स्टेबलाइज्ड, और यही वजह है कि ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल इजीली ये इनोलेट आयन बनाता है। नाउ ये हो गया पहला स्टेप। अब ये जो इनोलेट आयन है, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इनोलेट आयन अब दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। अब ये कहां पर अटैक करेगा, दैट डिपेंड्स, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वहां पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और वहां वो किस जगह पे होती है, दैट इज ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो इस वजह से जो दूसरा स्टेप होगा, इट इज स्टेप फर्स्ट। अगर हम स्टेप सेकेंड लिखेंगे, आप
देखिए स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन बनेगा, दूसरा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये देखिए आप, ये मैंने दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहां पे लिखा, ये इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन अब अटैक करेगा इस कार्बन को, एंड इन फैक्ट ये जो इनोलेट आयन है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर ही अटैक करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और जो ही ये इस पर अटैक करेगा ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगी, ऑक्सीजन पर। तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, दैट वुड बी CH3 CO नेगेटिव, इसके साथ H है CH2 COH, क्लियर। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो यहां पे हमें बनेगा, इट विल नाउ abstract hydrogen from water like this, step third, now ये जो है CH3 CHO नेगेटिव, CH2 COH, ये अब वाटर से एब्स्ट्रैक्ट एच करेगा, तो मैं इस तरह से दिखाऊं थोड़ा, ये एच को यहां पे एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज अब OH पर आ जाएगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमें बनेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, दैट वुड बी CH3 CHOH, क्योंकि H अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड CH2 COH, एंड दैट इज कॉल्ड एल्डोल, और इस तरह से एल्डोल हमें मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको आप याद रखना है इसमें, क्योंकि मैकेनिज्म का इनफैक्ट यहाँ पे जो मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैकेनिज्म में कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर आप देखेंगे ये एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। यह हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है। एक और चीज, कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में होती हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। तो इनफैक्ट रिएक्शंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज व्हिच occur in a single step and complex reactions are those which occur in two or more steps। और जो भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना होता है कि वो होता है कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा स्टेप है इसमें। तो जब आप देखेंगे स्लोएस्ट स्टेप इज दिस, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। यहाँ कहेंगे स्लो स्टेप, इट इज फास्ट एंड इट इज फास्ट स्टेप। तो जो ये स्लो स्टेप है इट विल गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिएक्शन। तो आप प्लीज ये नोट कीजिएगा अभी। नाउ अब हम इस मैकेनिज्म के बेसिस पे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज आप करने जा रहा हूं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज ऑर्डर निकालना चाहेंगे आप। नाउ सी, सबसे पहले काइनेटिक्स में हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हर किसी स्टेप की अलग अलग होती है।
हर किसी स्टेप में हमें यह देखना पड़ता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयन्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वही डिटरमाइन करती हैं उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो एक तो ये मॉलिक्यूल है और ये स्पीशीज है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं स्लो स्टेप में, तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 2। अगर हम इसमें देखेंगे 1, इट इज अगेन 2, सो दिस ऑल्सो दिस स्टेप इज ऑल्सो मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो हैविंग मॉलिक्यूलरिटी 2। क्लियर? नाउ हमने ये भी देखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही हम यूज करते हैं एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस ओवरऑल रिएक्शन। तो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज 1 and 2। सो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2। तो स्लोवेस्ट स्टेप ही हमें ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमें देता है। जनरली हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब भी हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं तो हम वहां पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द स्लोवेस्ट स्टेप इज द इंपॉर्टेंट स्टेप एज पर द मॉलिक्यूलरिटी, एज पर द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली स्लोवेस्ट स्टेप ही इस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करता है, दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसी की मॉलिक्यूलरिटी को हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें यहां पे पता चला, सो इट इज जो भी एल्डोल कंडेंसेशन है, जो हमने एल्डिहाइड से जो हमने एल्डोल बनाया है, ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये आप लेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, सो इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये पॉइंट ऑफ लिखिएगा यहां पे, इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहां पे हमें स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी देखनी होती है और वही इस ओवरऑल रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। सो इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और यही स्लोवेस्ट स्टेप जो है, इसी से हम इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालते हैं। एक्चुअली इसका रेट लॉ किसके बराबर होता है? द रेट लॉ वुड बी रेट लॉ, दैट इज रेट इज इक्वल टू के, जो स्लोवेस्ट स्टेप में जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उनकी ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है? तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स स्लोवेस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, दैट इज एस्टाल्डिहाइड, दैट इज दिस CH3CHO, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन हमें यहां पे लिखनी है, और कितनी मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शन में? एक ही। तो जो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं कुछ, इसका मतलब 1 है, तो वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे रेज होगा एज पावर, दैट इज 1। और एक मॉलिक्यूल है दैट इज OH नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको OH नेगेटिव की मोलर कंसेंट्रेशन लिखनी है। इसकी कंसेंट्रेशन क्या है? इसकी मोलर कंसेंट्रेशन जो है, इसके आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो वो यही 1 यहाँ पे ही लिखना है। इज क्लियर? तो अब अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के CH3CHO, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड, और जो पावर है दैट इज 1। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो वो भी हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि इसका पावर 1 है। अब OH क्या है? एक्चुअली इट इज बेस, तो यहाँ पे हम बेस लिख सकते हैं सिंपली, और पावर क्या है? 1। तो ये हुआ इस रिएक्शन का रेट लॉ। अब हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसेंट्रेशन है, उन कंसेंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर्स है उनको हमें सम करना है, ताकि हमें इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाए। तो ऑर्डर क्या होगा अब इसका? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट वुड बी सिंपली, इसका पावर है 1, इसका भी पावर है 1, इनको सम करके इट वुड बी सेकंड। सो इट इज इन फैक्ट अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आप याद रखिएगा। तो जो एसिटाल्डिहाइड जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो वहां से हमें एल्डोल हमें मिलता है, दैट रिएक्शन इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड दैट इज ऑल्सो हैविंग ऑर्डर 2। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। नाउ
एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर थोड़ा आपको याद होगा, तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट बेस इस्तेमाल की थी, हमने OH नेगेटिव यहाँ पे इस्तेमाल किया था, डाइल्यूट बेस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। अगर हम कंसंट्रेटेड बेस ले लेंगे तो पहले ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में अगर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। कंसंट्रेटेड मीन्स इन ए गिवन वॉल्यूम देयर वुड बी मोर एंड मोर OH नेगेटिव आयंस एज पर दिस रिएक्शन। कंसंट्रेटेड जब हम कहेंगे कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये गिवन वॉल्यूम है। अगर हम 1 लीटर ले लेंगे, यही इसी का मतलब है गिवन वॉल्यूम, तो 1 लीटर में OH नेगेटिव आयंस अगर ज्यादा है देन इट इज कंसंट्रेटेड। अगर इसी 1 लीटर में OH नेगेटिव आयंस कम है तो इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। तो अगर हम कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करेंगे, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट यही बनेगा या डिफरेंट होगा? चलो देखेंगे पहले इसी एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो यह प्लीज नोट कीजिएगा अभी। नाउ सी, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इफ concentrated OH negative ions are used, then now see, अगर हम इसी एसिटाल्डिहाइड जो है इसके साथ हम कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव आयंस का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए अब क्या होता। तो पहला जो स्टेप है दैट इज एज यूजुअल नॉर्मल, जो पहले रिएक्शन में हमने देखा, जो इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो पहले इस तरह से होता कि जो भी OH नेगेटिव आयंस होते यहां पे पहले एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता और वो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल एज यूजुअल नॉर्मली OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइंड होकर वहां पे कार्बेन आयन बनाते। ठीक है, देखिए इस तरह से अगेन इट इज वाटर और यहां पे हमें मिल जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे एज यूजुअल इनोलेट आयन बनेगा पहले स्टेप पे। तो ये इनोलेट आयन एज यूजुअल दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। अभी तक था, यहां तक अभी नॉर्मल है। आप देखेंगे आगे इसके बाद क्या होगा। नाउ ये जो CH3COH है दूसरा मॉलिक्यूल, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है ये इसको अटैक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाती। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिलता दैट वुड बी CH3 एज यूजुअल O नेगेटिव H CH2 COH। तो इसके बाद ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वहां पे H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमें एल्डॉल इस तरह से मिलता है। अभी CH3CH OH CH2COH। अभी यहां तक भी नॉर्मल ही है ये रिएक्शन। तो इसके बाद एज यूजुअल डिहाइड्रेशन होती है इसमें। तो यहाँ पे OH और H, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। नाउ सी, अब यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट एक्चुअल में बनेगा, एक्चुअली ये वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, इससे अब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनेगा इसकी वजह से ही अब प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट बने लगे। देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ये बना था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो ये है। वन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैज इंटरेक्टेड विद OH नेगेटिव आयंस, और जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है। क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे, तो एज यूजुअल OH नेगेटिव आयन दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर इस तरह से प्रोडक्ट बना देता।
मगर क्योंकि अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा ली है, अब क्या होगा, जो मीडियम में OH नेगेटिव आयन्स हैं, वो OH नेगेटिव आयन्स क्या करेगा, वो कार्बन आयन बनाएगा एज यूजुअल इस तरह से, और वो कार्बन आयन बनाने के लिए उसको यहां से H पॉजिटिव निकालना है। अब H पॉजिटिव या तो ये एज यूजुअल एसिटाल्डिहाइड से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और या ये इससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखिए आप, अब इसके पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ये भी बना है और ये भी। ये OH नेगेटिव आयन इससे भी निकाल सकता है, और ये OH नेगेटिव आयन यहां से भी निकाल सकता है। ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये जो OH नेगेटिव आयन है, देखिए आप, अगर ये यहां से H निकालेगा तो हम देखेंगे इसका जो कार्बन आयन है वो कितना स्टेबल होगा, और अगर वो यहां से निकालेगा वो कार्बन आयन कितना स्टेबल होगा। अब OH नेगेटिव के पास दो चॉइसेस हैं। देखिए आप, अगर मैं इसको नाम देता हूं A और इसको नाम देता हूं B, तो अगर ये A से H पॉजिटिव निकालेगा, अब ये H पॉजिटिव कौन सा निकालेगा, ये वाला H पॉजिटिव, इससे। देखिए, क्योंकि अगर ये H पॉजिटिव यहां से निकालेगा, जो A का हमें कार्बन आयन मिलेगा, तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ भी। अगर ये यहां से H पॉजिटिव निकालेगा तो हमें मिलेगा यहां पे CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और अगर यहां से H पॉजिटिव निकालता B से, तो यहां पे हमें मिल जाता CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अब इन दो में से कौन सा कार्बन आयन बनेगा, वो डिपेंड करेगा इन दो कार्बन आयन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखिए आप, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे कंजुगेशन ज्यादा है, यहां पे ये इस साइड जाएगा, ये वाला इस तरह से, तो इसमें कंजुगेशन ये है। अगर आप देखेंगे ये इस साइड, अगर आप देखेंगे, नो हमने सॉरी, ये यहाँ पे हमने फिर ये लिखा है, जो B का इनोलेट आयन होगा, B का तो इनोलेट आयन तो यहाँ पे सिर्फ CH इस तरह से होगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे जो इनोलेट होगा इस तरह से, इसमें भी कंजुगेशन है, मगर इसमें कम कंजुगेशन है, इसमें ज्यादा कंजुगेशन है। तो इसमें ज्यादा कंजुगेशन होने की वजह से ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसकी वजह से अब जो दूसरा कार्बन आयन बनेगा वो इसी से बनेगा। तो जब इससे कार्बन आयन बनेगा, क्योंकि कार्बन आयन अटैक करता था एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को, और वो कार्बन आयन हमें मिलता था एसिटाल्डिहाइड से। अब कार्बन आयन हमें मिलेगा यहां पे क्रोटोनाल्डिहाइड से, इस वाले मॉलिक्यूल से, और वही कार्बन आयन फर्दर रिएक्शन करेगा एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अब ये उसको बनाने में एक्चुअली यहां पे रोल प्ले करेगा। अब देखिए, अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस तरह का होगा, अब तो यहां पे हमें क्लियर है। मैं फिर कहना चाहूंगा, एज यूजुअल पहले OH नेगेटिव आयन एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा और वहां पे कार्बन आयन बनेगा। वो कार्बन आयन दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ इस तरह का एल्डोल बनाएगा, और उस एल्डोल में से डिहाइड्रेशन होकर यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें मिल जाएगा एज यूजुअल। मगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो OH नेगेटिव आयन वहां पे है, वो अब फिर कार्बन आयन बनाना चाहेंगे। अब वो कार्बन आयन बनाने के लिए अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, या वो इस प्रोडक्ट से ही हाइड्रोजन निकालेगा या एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। अब इन दो में से किस से ये हाइड्रोजन निकालेगा वो डिपेंड करता है कि वो कार्बन आयन जो वहां पे बनेगा वो कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा वही कार्बन आयन बनाने के लिए अब इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे जो कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर कंजुगेशन कंपेयर टू दिस। एज ए रिजल्ट अब जो कार्बन आयन बनेगा वो इससे बनेगा। अब यही कार्बन आयन अब तीसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। देखिए आप,
अब जो यहां से मैं दिखाता हूं, अब कार्बन आयन हमें क्लियर हुआ कि ये बनेगा नाउ। अब इस तरह से ये जो CH3COH तीसरा एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्लस इस तरह से CHCOH. Now what will happen? It will attack to this carbon. We will get the product like this. देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3CHOH, क्योंकि जब अटैक इसको होगा बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो जो वाटर से H पॉजिटिव निकलकर यहाँ पे OH मैं दिखा रहा हूं डायरेक्ट। अब CH2 CH डबल बॉन्ड CHCOH। देखिए अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला यहाँ पे, अब ये प्रोडक्ट फिर रेडीली डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से इसमें अब और ज्यादा कंजुगेशन आ जाएगी। देखिए आप ये OH और ये H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए आप ये, आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। नाउ सी, इसको हम इस तरह से भी जो ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, अब जो OH नेगेटिव आयन्स हैं उनके पास फिर चॉइस है, या तो यहां से ही कार्बन आयन बनाएगा या वो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से कार्बन आयन बनाएगा। अब इन दो में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा, दैट विल अगेन डिसाइड विच कार्बन आयन विल बी फॉर्मड। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर यहां से H बाहर निकलेगा एज H पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज यहां पे आने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कंजुगेशन दिखाएगी, जिसकी वजह से इसका कार्बन आयन एसिटाल्डिहाइड से फिर ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अब ये फिर कार्बन आयन बनाएगा, और जब ये कार्बन आयन बनाएगा ऑटोमेटिकली ये अब और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को फोर्थ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। जिस तरह चला, अगर हम ये दिखाएंगे आप नाउ, अब मैं फिर कह रहा हूं एसिटाल्डिहाइड और इसके मुकाबले में जो कार्बन आयन बनेगा वो इसी का ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब H पॉजिटिव यहां से निकलेगा। तो देखिए आप, मैं यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा, इट इज लाइक दिस, CH2 नेगेटिव, आप समझो कि OH नेगेटिव ने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, जिसकी वजह से अब ये वाला हमें कार्बन आयन मिलता है। अब CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब CH3COH, ये फिर इसको अटैक करके इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, CH3COH H CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH H, और इसकी फिर डिहाइड्रेशन होकर हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला OH और ये H यहां से निकलेगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। देखिए आप, ये वाला प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8, double bond single bond double bond single bond double bond single bond and double bond, so there is again more and more conjugation। तो इससे क्या होगा, अब एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इसको फिर ज्वाइन होगा, तो इस तरह से पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
जब हमने दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए थे, यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए आप, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। जब हमने दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए थे, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे जो प्रोडक्ट हमें मिला था, सिर्फ जब दो ही हमने इस्तेमाल की थी, देखिए आप यहां पे, एक तो ये जिससे ये बना था, फिर हमने इसके साथ इसको इंटरेक्ट करवा के ये बनाया था प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, देखिए आप। तो जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थे तो यहां पे इस तरह से बना था। अगर मैं इस तरह से लिखूं CH CH, ये कितने हैं, CH डबल बॉन्ड CH कितने हैं इसमें, 1, तो यहां पे मैं 1 लिख रहा हूं नाउ। फिर इसके साथ हमने एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को, अगर आप देंगे, इसको हमने फिर एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करवाया था, इस तरह से इसको यहां पे इंटरेक्ट करवाया था एक और मॉलिक्यूल से, हो गए 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। तो वहां पे ये वाला प्रोडक्ट बना था, देखिए आप, ये इस तरह से है। जब हमने 3 लिए थे तो CH3, अगर आप देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH, ये अब 2 बार हो यहां पे मिला है हमें, क्लियर, देखिए आप, CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH है ना 2 बार। जब हमने 3 लिए थे तो 2 टाइम्स। जब हमने 4 लिए, देखिए आप, जब हमने 4 लिए तो यहां पे देखिए CH डबल बॉन्ड CH 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहां पे हमें मिला था CH3 सिंगल बॉन्ड। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा नाउ। CH3, तो ये हमें मिला था CH डबल बॉन्ड CH 3 टाइम्स COH। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH 1 टाइम्स आ गया, जब 3 यहाँ पे 2 4 3। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थे तो CH डबल बॉन्ड CH कितने आए थे, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 - 1, तो वही हो गया 1। तो यहाँ पे जब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से 3, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 - 1। तो जब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3 है, तो हम लिख सकते हैं 4 - 1। तो इसका मतलब अगर हम n एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा वो इस तरह से होगा, CH डबल बॉन्ड CH n - 1 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी अ पॉलीमर। तो इस तरह से हमें फिर इस रिएक्शन के दौरान एक पॉलीमर बनेगा, हमें पॉलीमर मिल जाएगा यहाँ पे इस रिएक्शन से। जब हम यही रिएक्शन सिर्फ हमें मीडियम में कंसंट्रेटेड OH इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा एंड द प्रोडक्ट वुड बी अ पॉलीमर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा कि जो भी एल्डोल कंडेंसेशन है, कि एल्डोल कंडेंसेशन में मीडियम का क्या हम डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड, इसका हमें ख्याल रखना है। और इसके द्वारा हमने ये भी देखा कि इस एल्डोल कंडेंसेशन में हम एल्डिहाइड्स के साथ अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और कीटोन्स के साथ अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्डिहाइड का प्रोडक्ट हमने कोशिश की समझाने की कि विथ मैकेनिज्म, जब एल्डोल हमें मिलता है फ्रॉम द एल्डिहाइड्स, स्पेशली फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और इतना ही नहीं बल्कि हमने ये भी देखा कि अगर हम इसी एसिटाल्डिहाइड के साथ OH नेगेटिव जो डाइल्यूट था, इसके बदले अगर हम कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव इस्तेमाल करते तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे। तो ये हमने इससे भी आज देखा इस रिएक्शन में। इसके आगे जो भी और इसके साथ रिलेटेड अब टॉपिक्स है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल और कीटोल व्हेन वी टेक द कीटोन एज रिएक्टेंट्स, जैसे कि एसीटोन हम ले लेंगे तो उसकी काइनेटिक्स क्या होगी और कौन से मॉलिक्यूल्स अब एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, वो हम डिटेल मैनर में आगे बढ़ेंगे।
So this was all for today. Thank you, dear students.